गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग काफी कुछ अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब नो डाउट जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो हमारी आई भी अपने आप में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें अपनी आई के बारे में कुछ चीजें पढ़नी चाहिए। इसके बाद हम लोग कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। जब हमारी आई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो लिमिटेशंस हैं वो कहीं कम हो जाती हैं या कहीं काम नहीं कर पाती हैं, तब हम लोगों को कुछ एडिशनल चीजों की जरूरत होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है जिन्हें हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आई के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। आई से किस तरह से हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है ये बात हम लोग पढ़ना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोगों को बड़ा कब दिखाई देता है, छोटा कब दिखाई देता है, ये बात हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में। मान लीजिए ये मेरे पास में सन है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? सन है। ये सपोज सन। अब यहां मेरी आई है। सन से आई पर सबटेंड होने वाला एंगल मान लीजिए ये अल्फा है। अब नो डाउट चूंकि सन हमारी आई से काफी ज्यादा दूर है तो आई पर सबटेंड होने वाला ये एंगल अल्फा जो है कंपैरेटिवली काफी कम होता है। अब अगर मैं एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लूं जो कंपैरेटिवली सन के काफी छोटा है, मान लीजिए खाने वाली प्लेट है। अगर मैं उस खाने वाली प्लेट को अपनी आई के बिल्कुल नजदीक प्लेस करता हूं तो आई पर सबटेंड होने वाला जो एंगल है कंपैरेटिवली काफी बड़ा बनता है। अल्टीमेटली मुझे खाने की प्लेट का साइज काफी बड़ा दिखता है और जो सन है उसका साइज कंपैरेटिवली छोटा दिखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आई पर सबटेंड होने वाला एंगल कितना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आई पर सबटेंड होने वाले एंगल को किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से चेंज कर सकता हूं तो नो डाउट किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज मुझे बड़ा दिखने लगेगा। हालांकि अगर मैं फिजिकल मींस में बात करता हूं तो जो ऑब्जेक्ट जिस साइज का है वो उसी साइज का होगा, लेकिन वो मुझे कब बड़ा दिख रहा है, कब छोटा दिख रहा है, ये एंटायरली इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट से मेरी आई के ऊपर सबटेंड होने वाला एंगल का साइज क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर साइज छोटा है किसका, एंगल का, तो नो डाउट ऑब्जेक्ट का साइज भी मुझे छोटा दिखेगा। अगर एंगल का साइज बड़ा है कंपैरेटिवली तो मुझे ऑब्जेक्ट का साइज भी बड़ा दिखाई देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, उनको मैं बड़ा करके देखना चाहता हूं तो ऑब्वियसली आई पे सबटेंड होने वाला जो एंगल है उसको बड़ा कर दूं, यानी उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी आई के नजदीक ले आऊं। आई के नजदीक ले आऊं तो आई पे सबटेंड होने वाला एंगल कंपैरेटिवली बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी मुझे बड़े दिखाई दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई की लिमिटेशंस की बात हम लोग करेंगे, अभी आई के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की नीड क्या है इस बात को हम लोगों ने यहां ब्रीफ कर रखा है, उसे देखते हैं। पर्पस ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे पहला है टू फॉर्म द इमेज ऑफ क्लोज लाइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखिए, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, तो मैं इसको पहले समझाना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है इस बात को हम लोग पढ़ना चाहेंगे। देखिए, जो हमारी आई है, आई के लेंस की अपनी कैपेबिलिटीज हैं और उसमें एक कैपेबिलिटी या इनेबिलिटी ये है कि अगर आई लेंस से 25 सेंटीमीटर से लेस डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यानी मेरी आई बॉल और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम है, तो मेरी आई उसको एकोमोडेट नहीं कर पाती या मेरी आई उसको सही से नहीं देख पाती। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मेरी आंख के बिल्कुल नजदीक है तो मैं किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसको अपनी आंख से दूर करने की कोशिश करूंगा। अब आप ये मत कहिएगा कि हम ऑब्जेक्ट को ही दूर ले जाएंगे या आई को ही दूर ले जाएंगे। ठीक है, वो फिजिकल मींस दूसरे हो सकते हैं, लेकिन बिना आई को मूव किए, बिना ऑब्जेक्ट को मूव किए अगर मैं दोनों के बीच की डिस्टेंस को चेंज करना चाहता हूं तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मुझे जरूरत होगी।
देन मेरा नेक्स्ट है इंक्रीज द विजुअल एंगल। अभी हम 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि भाई सन का जो एंगल है वो कंपैरेटिवली छोटा बनता है, तो ये छोटा दिखता है। अगर मुझे सन को और भी बड़ा करके देखना है तो मैं कहीं ना कहीं यहां पर जो बनने वाला एंगल है, जिसे मैं विजुअल एंगल कह रहा हूं, इसे बड़ा कर दूं तो सन का साइज मुझे और भी बड़ा दिखाई देने लग जाएगा। तो हम सेकंड पर्पस ये रखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का कि जो आई पे सबटेंड होने वाला एंगल है उसको बड़ा कर सकें। देन आफ्टर इंप्रूव द रिजॉल्विंग। अब देखिए ये रिजॉल्विंग क्या है, बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मेरे पास ये नियर बाई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके मुझे देखना है तो मैं उस एबिलिटी को कहूंगा रिजॉल्विंग, यानी 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ही देखना, ये कहलाता है रिजॉल्विंग। अब एग्जांपल के लिए मैं ले सकता हूं कि ये 2 फिंगर हैं, सबको दिख रही हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन अगर इन 2 फिंगर्स को मैं यहीं पे रखता हूं और जो ऑब्जर्वर है, मान लीजिए आप स्टूडेंट्स बैठे हो, आप बहुत ज्यादा दूर चले जाओ, वहां से जाकर के आप इन दोनों फिंगर्स को देखोगे तो हो सकता है ये आपको एक ही दिखेगी, और ज्यादा दूर चले जाओगे तो दिखेगी नहीं। तो एग्जैक्टली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके देखने की भी जो एबिलिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये 3 ही पर्पस जनरली हमारे होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाते समय, कंस्ट्रक्ट करते समय, कि या तो वो रिजॉल्विंग पावर बढ़ाएगा, या तो विजुअल एंगल को बढ़ाएगा, या तो ऑब्जेक्ट को एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे यानी 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ला करके प्लेस कर देगा। अब इन 3 में से जो भी जिसकी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग बनाते हैं। लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने की नीड क्या है, पर्पस क्या है, ये बात हम लोगों ने यहां से 3 पॉइंट्स की फॉर्म में समझ ली। डियर स्टूडेंट्स अब मैं एसेंशियल फीचर्स की बात करूं, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा उसमें 2 फीचर्स जरूर होने चाहिए। पहला हाई मैग्निफिकेशन, यानी वो ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके दे दे, यानी ऑब्जेक्ट से बनने वाली इमेज के साइज को बड़ा करके दे दे तो हमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखने लगेगा। एडिक्वेट रिजोल्यूशन, यानी 2 नियर बाई प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स को वो नजदीक नियर बाई प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को वो अलग अलग करके दिखाने की क्षमता रखता हो, रिजॉल्व करने की पावर रखता हो, एडिक्वेट रिजॉल्विंग पावर उसकी होनी चाहिए। ये 2 एसेंशियल फीचर्स किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के होने चाहिए। अगर ये 2 फीचर्स नहीं है तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई भी यूजफुल यूज मैं नहीं कर पाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले अपनी आई के बारे में, जैसा मैंने अभी आपको डिस्कस किया था 2 मिनट पहले। देखिए आई भी हमारा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को मैं कॉन्वेक्स लेंस कह सकता हूं, आई कह सकता हूं। देखिए यहां 2 फिगर हम लोगों को दिखाई दे रही है। पहली फिगर जिसमें ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट पे है। अब ये इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है, सब जानते हैं, और इस कॉन्वेक्स लेंस की खासियत ये होती है कि इसकी जो थिकनेस है वो गवर्न की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ आवर सिलियरी मसल्स एंड व्हाटएवर सो। इसको हम मोटा भी कर सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मोटा पतला करने से क्या बेनिफिट होगा ये बात भी हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स इसकी जो नॉर्मल फोको लेंथ है, अगर नॉर्मल फोको लेंथ के 4f से पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा प्लेस्ड है तो मैं उसे कहता हूं कि दैट इज प्लेस्ड ऑन इंफिनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स्ड आई के केस में जो हमारा फार पॉइंट होता है, यानी जो ज्यादा से ज्यादा दूर की चीज को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज इंफिनिटी, बशर्ते मीडियम में यहां पे कोई इंटरप्शन ना हो। तो डियर स्टूडेंट नॉर्मल आई का फार पॉइंट यानी दूर से दूर का ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग क्लियरली देख सकते हैं वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब इस इनफाइनाइट का मतलब कोई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर मत ले लेना। इनफाइनाइट का सीधा सा मीनिंग जो नॉर्मल फोको लेंथ है हमारे आई लेंस की, उसके 4f के पीछे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ये एक एडल्ट पर्सन की आई की बात है, जब उसकी आई की ग्रोथ रुक गई है। आपको पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं 10-12 साल तक के या 14 साल तक के, उनकी आई बॉल का साइज जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो कोई भी मेजर अगर ऑपरेशन या कोई भी ट्रीटमेंट कराना है तो अवॉइड करते हैं 12 साल तक आई के लिए कोई मेजर ऑपरेशन या वो सब हम लोग नहीं करते। उसके पीछे रीजन यही होता है कि उसकी जो आई बॉल है, आई लेंस है, उसमें कुछ मेजरेबल चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन 12 साल के बाद में जो आई बॉल का साइज है या आई का साइज है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एडल्ट पर्सन की आई है, नॉर्मल आई है,
इसमें कोई भी एब्रेशन नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई रोग नहीं है। तो फार पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट का मतलब 4f के बियॉन्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरा मैं बात करता हूं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट जो होता है यानी आई के नजदीक से नजदीक का पॉइंट, जिसको आई इजीली एकोमोडेट कर सकती है, इजीली उसका इमेज बना सकती है, इमेज क्लियर दिख सकता है, वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए है, किसी का थोड़ा बहुत कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन दैट इज ऑन एन एवरेज। तो हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन सब में जो हमारा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगा, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, जो रिलैक्स आई है, जो सही आई है, बिना किसी एब्रेशन की आई है, उसका फार पॉइंट इनफाइनाइट होगा और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, लेंस हमारा आई का वही है, पहले ये वाला लेंस जो इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट्स थे उनको फोकस कर रहा था, यानी पहले इसकी फोकल लेंथ ये थी। अब जब नजदीक ऑब्जेक्ट आ गया तो नो डाउट हमारी सिल्वी मसल्स ने काम किया और इस लेंस की थिकनेस को बढ़ा दिया, यानी इसकी जो फोकल लेंथ है अभी भी है उतनी ही। देखिए, नो डाउट सॉरी फोकल लेंथ नो डाउट इसने एकोमोडेट की, अपने आप को चेंज किया, तो इमेज मेरे को यही चाहिए। ये क्या होता है? रेटिना होता है। तो इमेज डिस्टेंस मेरी दोनों केसेस में कैसी होती है? सेम होती है। जब यहां ये इनफाइनाइट पे होता है तो फोकल लेंथ अलग होती है, और जब ये नियर पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होता है तो इसकी फोकल लेंथ अलग होती है। यहां आप देखेंगे तो ये थिन लेंस है और ये थिक लेंस है, यानी जब हम नजदीक देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो हमारे लेंस का साइज जो है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, बीच में से बढ़ जाता है। बीच में से अगर मोटा हो जाएगा इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाएगी और पावर जो है मैं कहूंगा बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग नजदीकी के किसी ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी आई लेंस की पावर ज्यादा होती है, फोकल लेंथ कम होती है, और जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, तो हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और पावर कंपैरेटिवली कम होती है। आई होप सो नॉर्मल आई का जो कॉन्सेप्ट है लेंस की फोकल लेंथ चेंज होने का वो आपको क्लियर होगा। जहां तक इमेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही केसेस में जब मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तब भी मेरा v वही आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस है, और जब मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल नजदीक रखा है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है, तभी भी जो इमेज डिस्टेंस है वो उतनी ही है कितनी, जो मेरा आई बॉल का साइज है या जो मेरे आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस है। तो दोनों ही केसेस में जो इमेज डिस्टेंस है v है वो सेम है, u दोनों का अलग अलग है, उसी के करस्पॉन्डिंग आई का जो फोकल पॉइंट है या फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात थी हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आई के बारे में, जो ऑटोमेटिकली चेंज होता है। हमारी आई की पुतलियां जो है वो कहीं ना कहीं इस लेंस की पावर को, फोकल लेंथ को गवर्न करती हैं। आपने ध्यान से देखा भी होगा कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाते समय वो भी फास्ट, काफी दूर के ऑब्जेक्ट्स को आपने फोकस करना होता है, ठीक है, और काफी देर तक बाइक चलाते चलाते अचानक से आपका कोई मोबाइल में घंटी बजने लगे, आप एकदम से रुके और उसकी स्क्रीन को देखने लगे। चलिए साहब, मोबाइल भी छोड़ो, गलत बात है, बाइक चलाते समय मोबाइल हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं साहब, बहुत दूर का हम लोग फोकस कर रहे हैं और अचानक से हमारे मन में आता है कि भैया जरा स्पीड देख लें, स्पीडोमीटर देख लें, कितने किलोमीटर चल के आ गए। तो हम अपनी आईज को एकदम से ऐसे नीचे करते हैं, स्पीडोमीटर के ऊपर आते हैं, तो उस समय उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारी जो सिल्वरी मसल्स हैं वो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर देती है। हमें कई बार क्या होता है, चेंज करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो जब हम दूर देख रहे होते हैं और एकदम से नजदीक देखने की कोशिश करते हैं तो 1-2 सेकंड के लिए हम लोगों को ब्लर भी दिखाई देता है, हम लोगों की फोकसिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, लेकिन फिर धीमे धीमे करके 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में फोकसिंग प्रॉपर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली ज्यादा आती है कि जब हमें फोकसिंग को चेंज करना होता है, नजदीक से एकदम से दूर देखना है या दूर से एकदम से नजदीक देखना है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले जाता है ड्यू टू व्हाट, इलास्टिक फिटिंग ऑफ सिल्वरी मसल्स। तो ये बात थी हमारी आई के एकोमोडेशन के बारे में। आपने इस चीज को महसूस भी किया होगा कि मान लीजिए कोई चीज हमें दूर देखनी होती है तो हम ऐसे करके देखते हैं, और जब कोई चीज नजदीक देखनी होती है तो हमारी आई जो है वो ऑटोमेटिकली कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंड होती है,
समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक नॉर्मल सी बात थी, आपके डेली बिहेवियर की बात थी। अब एग्जाम में इसमें से क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे को ये सब आनी चाहिए। और अगर रोड मेमोरी की बात करता हूं तो दो बातें आनी चाहिए कि जो नॉर्मल आई है उसका फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है और जो नियर पॉइंट है या डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये सिर्फ दो बातें हैं जिनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। डिस्टेंस, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा आई में होने वाले दोषों की, एब्रेशंस की। मायोपिया, मायोपिया जो होता है वो बेसिकली नियर साइटनेस को हम लोग कहते हैं। नियर साइटनेस में जो नजदीक के ऑब्जेक्ट हैं वो तो हम लोगों को क्लियर दिखाई देते हैं, जो नजदीक के ऑब्जेक्ट हैं बच्चों वो तो हमें क्लियर दिखाई देते हैं। आप इसकी सेकंड फिगर को कंसीडर कीजिए। क्या कंसीडर कीजिए कि जो नजदीक के ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर दिखते हैं, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, इनफाइनाइट से जो आ रहा था, इनफाइनाइट से जो आ रहा था वो जो है हमारा रेटिना पे इमेज ना बनके उससे पहले ही बन जाता है। जब रेटिना से पहले इमेज बन जाएगा तो ऑब्वियसली चीजें हम लोगों को कैसी दिखेंगी, ब्लर दिखेंगी। अब इसको और दूसरी तरफ देखूं, इनफाइनाइट के लिए तो मेरी इमेज यहां बन रही थी, लेकिन जो फार पॉइंट है अगर मैं उस फार पॉइंट को इनफाइनाइट से रिड्यूस करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आऊं, आई के नजदीक ले आऊं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मेरे को यहां पे इमेज प्रॉपर दिखाई देने लगेगी। या मैं ये कह सकता हूं कि मायोपिया में किसी भी पर्सन का जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट ना हो करके एक डेफिनेट होता है। 2 मीटर हो सकता है, 4 मीटर हो सकता है, आधा मीटर हो सकता है, व्हाटएवर सो, या 1 मीटर हो सकता है। तो मायोपिया में क्या होता है, व्यक्ति का जो फार पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, इनफाइनाइट के बजाय कोई भी छोटी फाइनाइट डिस्टेंस हो जाती है। ये होता है मायोपिया में। और जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर का जो कॉन्सेप्ट था, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट था, वो हमारा एज यूजुअल रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके करेक्शन की बात करना चाहूं तो करेक्शन मैं इसका कैसे कर सकता हूं। ऑब्वियस है, जो मेरा फार पॉइंट चेंज हो गया था, क्या जो फार पॉइंट मेरा चेंज हो गया था उस फार पॉइंट को मैं दोबारा से वही इनफाइनाइट पर लेकर के आ जाऊं। फार पॉइंट को इनफाइनाइट पे लाना बड़ा आसान सा काम है। मान लीजिए मेरा ये फार पॉइंट था, अब अगर मैं इस फार पॉइंट को एज फोकस ट्रीट करते हुए यहां पर एक कॉनकेव लेंस लगा दूं, यानी एक ऐसा कॉनकेव लेंस जिसकी फोको लेंथ इस डिस्टेंस के बराबर है। ये डिस्टेंस कौन सी है, फार पॉइंट। इस कॉनकेव लेंस की फोको लेंथ मैं इस तरह से चूज कर लूं कि वो इस फार पॉइंट के बराबर हो, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट था इसका इमेज इनफाइनाइट पे बन जाएगा और इस इनफाइनाइट पे बने हुए इमेज को मेरी आई जो है वो मान के चलेगी कि ये ऑब्जेक्ट है, और करेक्टेड पॉइंट पर यानी रेटिना पर मेरे को फाइनल इमेज मिल जाएगी। अब इसको मैं ब्रीफ करना चाहूं एक सेंटेंस के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स, मायोपिया को सही करने के लिए हम लोगों को व्यक्ति का जो फार पॉइंट है उस फार पॉइंट के बराबर फोको लेंथ का कॉनकेव लेंस लगाना होता है। नॉर्मल कंडीशन में फार पॉइंट इनफाइनाइट है, लेकिन जो मायोपिक पर्सन है उसका फार पॉइंट कोई भी फाइनाइट होगा, तो जो भी फार पॉइंट है उतनी ही फोको लेंथ का अगर कॉनकेव लेंस मैं लगा लेता हूं तो निश्चित रूप से मेरे लिए इमेज फॉर्मेशन वही इनफाइनाइट पे हो जाता है, और उस इनफाइनाइट पे रखे हुए इमेज की फाइनल इमेज मेरे रेटिना पे बनती है और मुझे क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमने यहां पे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ करेक्टिंग लेंस इन मायोपिया। मायोपिया में जो करेक्टिंग लेंस हम लगा रहे हैं उसकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, वन थिंग, और उसकी नेचर क्या होगी मैथमेटिकली हम लोग निकाल के दे सकते हैं। देखिए ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे मेरा u कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन है उसका जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट होता है। v कितना होना चाहिए, v मेरा होना चाहिए बच्चों, इस लेंस के लिए v की बात कर रहा हूं मैं, वो होना चाहिए ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके बराबर डिस्टेंस का, यानी करेक्टेड जो मेरा
फार पॉइंट है उसके बराबर, इसको मान लीजिए मैंने x लेट कर लिया, तो ये मैंने v -x लिख दिया। यहां से मैं f की वैल्यू की कैलकुलेशन करूंगा। ये मेरा लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूले में मैं देखता हूं कि f जो है वो -x के बराबर आ रहा है। यही मैंने कंफ्यूजन आपको दिया था कि जो भी मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट है, फार पॉइंट डिस्टेंस है, उसके बराबर फोको लेंथ का कॉनकेव लेंस। कॉनकेव क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए माइनस का साइन आ रहा है, तो कॉनकेव लेंस अगर मैं लगा दूंगा तो निश्चित रूप से करेक्शन हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आगे बढ़ना चाहूंगा पावर के बारे में। 1/f होती है तो यहां से पावर भी निकाल सकते हैं। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? अब देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपसे कहते हैं वहां दूर देखो, आपको धुंधला दिखाई देता है, तो आपकी आई के नजदीक यानी जितना दूर से दूर का कोई ऑब्जेक्ट आप क्लियर देख पा रहे हैं उस तरीके से x निकाल लेते हैं, और जो x निकाल लेते हैं वही आपके कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हो जाती है और आपको चश्मा सजेस्ट कर देते हैं कि भैया ये चश्मा लगा लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब इस काम को कंप्यूटर की हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं। कंप्यूटर पे क्या करते हैं हम लोग, इमेजिनरी इमेजेस आई के सामने प्लेस करते हैं और उसमें रिकॉग्निशन हो जाती है कि हमारी आई के ऊपर कहां स्ट्रेस आ रहा है कहां नहीं आ रहा। तो जहां स्ट्रेस नहीं आ रहा उससे हम लोग x की कैलकुलेशन कर सकते हैं और x के बराबर ही फोकल लेंथ लेकर के लेंस हम डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करना चाहेंगे हाइपरमेट्रोपिया की। देखिए ऑलमोस्ट उल्टा है किसका, मायोपिया का। क्या? हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस। इसमें जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो तो बिल्कुल क्लियर दिखते हैं जी, उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं, यानी जो फार पॉइंट है वो इनमें इनफाइनाइट ही रहेगा, फार पॉइंट पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन जो नियर पॉइंट है जो 25 सेंटीमीटर था वो अब डिस्टर्ब हो जाता है जी। क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए हम लोगों ने यहां फिगर में दे रखा है, नॉर्मल पर्सन का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है उसका जो नियर पॉइंट है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो सिंपल सी बात है कि जो जितना भी ज्यादा हो गया 25 सेंटीमीटर से उस डिस्टेंस को खत्म करके फाइनल मेरे को इस फार पॉइंट को 25 सेंटीमीटर पे ही लाना है। जब 25 सेंटीमीटर पे ही लाना है तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस सामने डाल देता हूं और इस तरह से डालता हूं कि जो मेरा रखा हुआ ऑब्जेक्ट था उसका फाइनल इमेज एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर जाकर के बन जाए और मेरी आंख जो है वो अपना फाइनल इमेज रेटिना के ऊपर ही बना दे। अब अगर इस फिगर को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज कहीं ना कहीं हमारे रेटिना से पीछे जाके बनता है, पीछे जाके बनता है तो हमें ब्लर दिखता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस इमेज को वापस रेटिना पे लाना है। ठीक है, अब वापस रेटिना पे लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो इस तरह से अब एक लाइन में हमें क्या समझना है कि अगर हमारे पास कोई हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है तो उसके आई में हमें कॉन्वेक्स लेंस लगाना है और कॉन्वेक्स लेंस से एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर इमेज हमारी बन जाएगी और हमें क्लियरली दिखाई देने लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था हाइपरमेट्रोपिया का। अब करेक्शन की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया। कुछ रोग और भी हैं जैसे प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि जो जनरली ओल्ड एज का रोग होता है, यहाँ पे जो हमारी आई लेंस है वो एकोमोडेट सही से नहीं कर पाता, फोकल लेंथ को सही से चेंज नहीं कर पाता, तो वहां मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही एक साथ हो जाते हैं। जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये इस तरीके का रोग होता है। तो हमें चश्मा जो लगाना होता है वो कैसा लगाना होता है, बाई फोकल लगाना होता है, यानी ऊपर वाले हिस्से में हमें कॉनकेव यूज करना होता है और नीचे वाले हिस्से में, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली हमारा नीचे ही आई का विजन होता है, तो वहां पे हम लोग कॉन्वेक्स लगाते हैं। तो बाई फोकल लेंसेज हम लोग यूज करते हैं किसमें, प्रेस बायोपिया में। अब है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सिस का कॉन्सेप्ट होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो दोनों ही एक्सिस होंगे। अब एस्टिग्मेटिज्म में या तो वो वर्टिकल को सही से फोकस कर लेता है, हॉरिजॉन्टल को नहीं कर पाता,
या तो हॉरिजॉन्टल को सही से फोकस कर लेता है, वर्टिकल को नहीं कर पाता। अल्टीमेटली इस तरह का जो विजन डिफेक्ट होता है उसे हम लोग एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए भी सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल लेंसेज यूज करके, एक तो फोकल लेंथ हमारी ठीक थी, दूसरी फोकल लेंथ को करेक्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल लेंस लगा करके हम लोग इसका भी करेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ये सारी की सारी चीजें हमें सिर्फ अपनी आई के बारे में जानकारी थी। इसकी जरूरत हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कहां आएगी, कैसे आएगी, ये एक अलग का मैटर है, लेकिन ये सब हमें पता होना चाहिए। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स मैं आता हूं सिंपल माइक्रोस्कोप पे। देखिए, सिंपल का मतलब साधारण, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, स्कोप का मतलब देखना। तो अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है बिल्कुल फाइन साइज का, कैसे साइज का, 10⁻⁻6 मीटर साइज का, बिल्कुल छोटा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको देखना चाहता हूं तो ऑब्वियसली क्या करूंगा, मुझे नेक्ड आई से मैं नहीं देख पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाऊंगा? क्योंकि जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा उससे आई पे सबटेंड होने वाला एंगल भी छोटा होगा, तो उसका साइज कंपैरेटिवली इतना मतलब छोटा हो जाएगा कि मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना होता है, मुझे आई पे सबटेंड होने वाले एंगल को बढ़ाना होता है। ठीक है, अब बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उस ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आऊंगा, लेकिन मेरी आई की तो लिमिटेशन है, क्या कि 25 सेंटीमीटर से अगर मैं नजदीक ले आया तो वो मुझे दिखेगा नहीं। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब मैं अपनी आई पे सबटेंड होने वाले एंगल को चेंज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नजदीक कहां तक ला सकता हूं, 25 सेंटीमीटर तक ला सकता हूं, इसके नजदीक तो ला नहीं सकता। अब ऑब्जेक्ट को मैं 25 सेंटीमीटर से अंदर ला नहीं सकता, एंगल बढ़ेगा नहीं, तो मुझे दिखेगा कैसे? इसके लिए मैंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट सुझाया जिसे मैं सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से जानता हूं। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम लोग इस काम को परस्यू कर पाते हैं, ये जरा हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये डायग्राम है, और अगर मैं डायग्राम क्लियर हो गया तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आई के नजदीक रखा, मान लीजिए x डिस्टेंस अपार्ट, लेकिन ये मुझे दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? इसलिए नहीं दिखेगा बच्चों, क्योंकि ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर नहीं है, तो मेरे आई का जो लेंस है वो इसको फोकस नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज 25 सेंटीमीटर दूर, d = 25 सेंटीमीटर दूर यहां बनाता हूं। अब इस इमेज को मैं इस लेंस के थ्रू यहां पे देखता हूं। ये इमेज कौन बना रहा है? ये लेंस बना रहा है। तो आई के नजदीक मैं ले आया ऑब्जेक्ट को, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज मैंने अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर बना दी। किसकी हेल्प से? इस कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। अब नो डाउट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो गई, मेरी आई पे सबटेंड होने वाला एंगल भी बड़ा हो गया, तो मुझे अब ये फाइनाइट साइज का दिखने लगेगा। एक बात डियर स्टूडेंट्स और मैं बताना चाहूंगा, देखिए लेंस और आई के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको बिल्कुल मिनिमाइज करके रखते हैं हम लोग। इसको हम कहीं भी किसी भी कैलकुलेशन में कंसीडरेशन में नहीं लेते, आंख को इस लेंस के बिल्कुल नजदीक रखने की कोशिश करते हैं। तो जो डिस्टेंस मेजरमेंट है 25 सेंटीमीटर का, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का, वो हमें लेंस से ही करना होता है, आई से नहीं करना होता। पहली बात। दूसरी बात, डियर स्टूडेंट्स, आई के नजदीक जिस लेंस को रखा जाता है उस लेंस को हम लोग नाम देते हैं आई पीस। क्या? आई पीस। आंख के पास में रखा हुआ लेंस आई पीस या आई लेंस। अब आई लेंस का मतलब आंख के अंदर वाला लेंस नहीं, ये जो बाहर लगा है। तो आई पीस हम लोग इसको बोलना पसंद करेंगे, ये बिल्कुल हमारी आंख के पास में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया। कहां बना दिया? 25 सेंटीमीटर दूर, जिससे आई पे सबटेंड होने वाला एंगल बड़ा हो गया और डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे भी हो गया। अल्टीमेटली हम इसको देख पा रहे हैं। तो ये हमारा फिलॉसफी होती है सिंपल माइक्रोस्कोप के पीछे। अब यहां दो बातें मुझे समझनी होंगी, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। एक होती है मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग पहले से पढ़ के आ रहे हैं। ये क्या था? m = HI/HO या V/U। जरूरत के हिसाब से हम या तो यहां माइनस लगाते थे या तो यहां माइनस लगाते थे। मैग्निफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा।
दूसरा अब यहां कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, ANGULAR, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन बिल्कुल डिफर है किससे, मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और इससे बिल्कुल अलग है। डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? सिंपल सा, ये एंगल सबटेंड हो रहे हैं अल्फा एंड बीटा, इन दोनों का रेशियो है। अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज व्हेनेवर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी दोनों केसेस में डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही होना चाहिए मेरा इमेज भी ऑब्जेक्ट भी। उस समय जो एंगल्स बन रहे होंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू दैट इज अल्फा, इमेज के थ्रू दैट इज बीटा। इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे कहेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी एंगल में होने वाला प्रोपोर्शनेट चेंज। तो मैं ऐसे कहूंगा यहां पे tan बीटा ओवर tan अल्फा। डियर माइक्रोस्कोप के लिए अलग डेफिनेशन होती है, टेलीस्कोप के लिए अलग डेफिनेशन होती है, तो फर्दर हम लोग एक बार इसको समझना चाहेंगे। ये बीटा एंगल है फाइनल इमेज के द्वारा बनने वाला, कहां? हमारी आई के ऊपर। कब? जब ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो। अल्फा एंगल है ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाला, किसके ऊपर? हमारी आई के ऊपर। कब? जब वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं कह सकता हूं इमेज का एंगल और ये कह सकता हूं ऑब्जेक्ट का एंगल, इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहां एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने की कोशिश करेंगे इसी फॉर्मूले से। देखिए tan बीटा क्या है? tan बीटा को मैं इजीली कह सकता हूं यहां से, दैट इज a डैश b डैश इमेज साइज ओवर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन क्या? सिंपल सा अल्फा, tan अल्फा, दैट इज ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दैट इज b डैश a डबल डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखो बात तो वही आ गई, दैट इज द साइज ऑफ इमेज, दैट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पर्टिकुलर केस में मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन के बराबर आ रहा है, ये एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन एक ही है। पर्टिकुलर केस में दोनों बराबर आ रहे हैं, दैट्स द अनदर थिंग, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। कैसे निकालेंगे ये बात समझ आ गई होगी। अब इस चीज को मैं एग्जाम में कैसे लिखूंगा ये मैंने आगे दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, तो जरा एक बार हम लोग देखते हैं इसे कैसे लिखना है हमें, समझिए। देखिए मैग्नीफाइंग पावर ये मैंने डिफाइन लिख दिया, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कैपिटल डी, यानी कि वही 25 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरा m बीटा ओवर अल्फा, tan बीटा ओवर tan अल्फा, दोनों की वैल्यूज को मैंने डाला, तो यहाँ पे ये मेरे को मिल गया ob डैश ओवर ob। अब इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया डियर स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के टर्म्स को इसमें v और u के टर्म्स में, तो ये मेरे को मिल जाता है -d ओवर -x। ठीक है बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया है, प्रोपोर्शनलिटी से सारा कॉन्सेप्ट दिया। तो अब अगर मैं इसमें थिन लेंस फार्मूला यूज करता हूं, क्या यूज करता हूं डियर स्टूडेंट? थिन लेंस फार्मूला यूज करता हूं। तो देखिए v की जगह पे मैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डाल दूंगा, ठीक है? तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसमें मैंने विद साइन कन्वेंशन डाला, v की जगह पे -d डाला, u की जगह पे -x डाला, तो यहां से मेरे को रिलेशनशिप निकल के आ गई, क्या? m इक्वल्स टू 1 प्लस d ओवर f। ऐसा मैंने क्यों किया? v और u जो थे वो कहीं ना कहीं वेरिएबल थे,
लेकिन d जो है वो भी फिक्स है और f जो है वो भी फोकल लेंथ भी फिक्स है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाल दिया किसका, मैग्निफिकेशन का डियर स्टूडेंट्स। m इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ निकाला अपने जनरल फॉर्मूले से जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का था, एंगल सबटेंडेड वाला। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो ये बच्चों मेरे को मिल गया, और चूंकि ये लेंस मेरा आई के नजदीक है, कहां है, आई के नजदीक है, तो निश्चित रूप से मैं हमेशा आई पीस के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर पाऊंगा, हमेशा इस फॉर्मूले को यूज कर पाऊंगा। किसके लिए? आई लेंस के लिए। तो डिस्टेंस मैंने ये सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया, मैं ऐसे कह सकता हूं, या मैं ये कह सकता हूं जो आई लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन के लिए मैंने एक फॉर्मूला निकाल लिया। तो काफी जरूरी है, इस फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्टली यूज कर पाएंगे जब भी हमें जरूरत होगी। अब मैं डिस्टेंस आगे बढ़ना चाहूंगा, किसी स्टूडेंट को यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो 4 स्टेप है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू विद साइन कन्वेंशन हमें डालना है v इक्वल्स टू माइनस d, इसी तरह से u इक्वल्स टू माइनस x, जो भी डिस्टेंस हमारे पास में है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए डायग्राम के ऊपर x मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है। हाँ, अब एक बच्चा कोई ये कह रहा होगा कि सर ये हमने इसको d और इसमें कैसे कन्वर्ट कर दिया, आपने तो काट दिया था d को d से और हाइट ओवर। बिल्कुल ठीक बच्चों, देखो एक पर्टिकुलर केस की बात हम लोग कर रहे थे, अब हमेशा इसको हम काटेंगे और इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में लिखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं फिर दोबारा लिख के दिखा देता हूं, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे tan बीटा ओवर tan अल्फा, बीटा की बात की दैट इज a डैश b डैश ओवर ये वाला डिस्टेंस कैपिटल D। अब अगर मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स अल्फा की, ठीक है, तो अल्फा में नो डाउट अगेन दैट इज a डबल डैश b डैश ओवर व्हाट d। मेरे पास एक तरीका, अब दूसरा तरीका और भी मेरे पास में हो सकता है। क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं मैं इसमें दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को यूज करूं। क्या? दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को यूज करूं और मैं a डैश b डैश a डबल डैश b डैश को रिप्लेस करके d और x के टर्म्स में इसको ले आऊं। तो इस तरह से मैंने ये फॉर्मूला अपना निकाला है। अब एज यूजुअल किसी भी कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी भी कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं, तो उसे देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 35 बड़ा मजेदार सा है, देखते हैं क्या है। मैंने हाईलाइट भी कर रखा है जो इंपॉर्टेंट बात है उसको। An object is to be seen through a simple microscope of power 10D। यहां से मुझे मिलता है पावर 10D का सीधा सीधा सा मतलब 1/10 मीटर, क्या इसका फोकल लेंथ, यानी 10 सेंटीमीटर मिल गया। सीधी सी बात है, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, अपॉन में 10 लिखूंगा, तो इस तरह से ये मेरे को मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो पावर दे रखी थी मेरे को, ठीक है, मैंने उसको फोकस में कन्वर्ट कर लिया अपनी जरूरत के लिए। वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो एज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। कहां रखें हम अपने ऑब्जेक्ट को जिससे कि मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन मिल जाए। प्रोवाइडेड है द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। यहां डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने का जो पर्पज है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि अगर मुझे मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए तो इसके लिए मुझे मेरी फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, नियर पॉइंट पर बननी चाहिए, यानी 25 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए। यानी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर मुझे मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए तो मेरी फाइनल इमेज मेरे नियर पॉइंट पर बननी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में काम आएगी। ये जो मैंने लिखा है अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इस को यूज करते हुए यानी कि v को -d के बराबर लेते हुए f को 10 सेंटीमीटर लेते हुए क्या निकाल देना है, u निकाल देना है।
पूछ भी यही रहा है, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, इसका मतलब यू ही पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे ये बात क्लियर नहीं है जो हाईलाइट कर रखी है, मैंने हाईलाइट भी नोट्स में इसीलिए किया कि जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपका अटेंशन डायरेक्टली इस चीज के ऊपर चला जाए कि मुझे इस क्वेश्चन से ये बात सीखनी थी। बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे जो है एक न्यूमेरिकल हम लोग और डिस्कस करना चाहेंगे। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही है 36। आप असाइन को करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा मुझे व्हाट्सएप करेंगे। अगली बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 37 की। तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे। बस इसमें एक खास बात हमें देखनी होगी, क्या is the magnification in first equal to the magnifying power in second। अब देखो इस पार्ट को, थर्ड पार्ट को मैं देखता हूं तो इसमें क्लियरली जो मेरा मोटिव है वो ये है कि मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर दोनों को मैं डिस्क्रिमिनेट करके आपको दे दूं। तो डियर स्टूडेंट, मैं पहले ही आपको डिस्क्रिमिनेट कर चुका हूं कि मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो tan बीटा ओवर tan अल्फा के टर्म्स में आती है और मैग्निफिकेशन जो है वो hi ओवर ho के टर्म्स में आता है। तो यही बात हम लोगों ने यहाँ सॉल्यूशन में भी आपको समझा रखी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नो मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज बाय ए लेंस एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। अब ये एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है बच्चों। ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर टू सेपरेट थिंग्स, द लेटर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वही tan बीटा ओवर tan अल्फा, और फर्स्ट वन जो था वो hi ओवर ho था। तो ये बात मुझे यहाँ पे क्लियर करनी थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ डाला है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो आप अपने आप से यहाँ करने की कोशिश करेंगे। आंसर आई होप सो आपका सही निकल के आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो यू में व्हाट्सएप मी। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।